हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअल में ये हमारे कौन होंगे, आर। हमने कहा था कि ये हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उसके ये डेरिवेटिव्स होते हैं। तो बात जब हम हाइड्रोकार्बन की करेंगे, हम लोग बात जब कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। पहले तो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग चेंज होगा तो उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर ले कि ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन की बात अगर थोड़ी सी यहाँ डिस्कस करो तो ये हाइड्रोकार्बन हमारे कौन हो गए, तो ये कंपाउंड ऑफ कंपाउंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, है ना। तो कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन अगर होंगे तो उन कंपाउंड को हम क्या बोले थे, हाइड्रोकार्बन बोले थे। ये हाइड्रोकार्बन जो हमारा है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन हमारा दो तरह का होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह का हाइड्रोकार्बन हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन क्या हो, केवल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन in which between carbon and carbon single bond exists, single bond exists, called इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, समझ गए। कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट हो। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कि दो हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें अगर हम बात करेंगे इन विच between carbon and carbon, between carbon and carbon along with single bond, multiple bond also exist, multiple bond exist, multiple bond का existence हो, bond exist, तो ये अनसैचुरेटेड होगा। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बेसिकली होंगे, और ये दीज आर, ये हमारे कौन होंगे, ये हमारे अल्केन होंगे। कौन होंगे, अल्केन। जबकि मतलब अल्केन का मतलब ऑल कार्बन एंड कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ऑल कार्बन एंड कार्बन सीधा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, तो डेफिनेटली ये हमारा अल्केन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन हो गया, अल्केन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये हमारा दो होगा, अल्कीन होगा और हमारे अल्काइन होंगे। ये हमारे अल्कीन होंगे और साथ में ये हमारे कौन होंगे, अल्काइन होंगे। अल्कीन हमारे कौन हो गए, तो यहाँ कहता है along with carbon and carbon single bond, one double bond exists, one double bond exists। जबकि हम अल्काइन की बात करेंगे तो अल्काइन में क्या होगा, तो अल्काइन में भी अगर हम जाएंगे
ये हो गया डबल ए। अल्काइन में भी जाएंगे तो अल्काइन में भी क्या होगा, along with कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा, वन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट। सिंपल बातें हो गई। हमारा हाइड्रोकार्बन दो हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड हो वो, और वो हमारे कौन होंगे, अल्केन होंगे। अल्केन का मतलब सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। अब मल्टीपल बॉन्ड में दो ऑप्शन, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड होगा तो उसको अल्कीन बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम अल्काइन बोलेंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात सबको? तो फिर इसको मेंशन करो, फिर इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हो गया। तो एक बात यहाँ पे गौर करो, ये अब हमारे पास तीन हाइड्रोकार्बन तीन कैटेगरी में हो गए, तीन क्लास हो गए हाइड्रोकार्बन के, तीन क्लासिफिकेशन हो गए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। हर क्लास के कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जनरल फार्मूला यूज करते हैं। मतलब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसके क्लास के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे फार्मूला जिसको हम कहते हैं जनरल फार्मूला। ठीक है, तो इस बात को हम लोग मेंशन करेंगे। टू एक्सप्लेन class of a compound, general formula is used. किसी भी कंपाउंड के क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे जनरल फार्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पे जब भी हम यूज करेंगे यहाँ यूज होगा जनरल फार्मूला। कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे होंगे वहां जनरल फार्मूला का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जनरल फार्मूला हर जगह हम लिखेंगे, इसको छोटा कर देते हैं जीएफ से कहीं और स्पेलिंग नहीं लाएगा, ये नहीं, ये जो हमारे हैं जनरल फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं इनके क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है ना, ये तो ठीक है होगा, सुनेगा। तो यहाँ पे अगर तुम यूज करेगा जैसे अल्केन है, अल्केन के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरल फार्मूला, इसका CnH2n+2 होता है, हम जानते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अल्कीन की बात करेंगे तो इसका जनरल फार्मूला जो हम यूज करेंगे ये हर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक अपना जनरल फार्मूला होगा और उसी जनरल फार्मूला से उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही अगर हमारा अल्काइन है तो अल्काइन का जनरल फार्मूला जो होगा वो CnH2n-2 होगा। ये हमारा जनरल फार्मूला इन कंपाउंड का, ये हमारा जनरल फार्मूला अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है जहां पे जहां पे n जो हमारा होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम है उसको ये रिप्रेजेंट करता है उनका जनरल फार्मूला। और ये अगर जनरल फार्मूला हमारे पास इनका है तो इस जनरल फार्मूला से, जनरल फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, इस जनरल फार्मूला पे n चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग कंपाउंड मिलेगा। एक क्लास में ढेर सारे लाखों लाख कंपाउंड हमको मिल सकते हैं n चेंज करने से। तो यहाँ पे टर्म, यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास टर्म आएगा एक होमोलोगस सीरीज, एक टर्म आता है होमोलोगस सीरीज। कहता है कि किसी भी क्लास के दो कंपाउंड जो एक दूसरे से अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 से डिफर कर रहे हो या मॉलिक्यूलर मास में 14 से डिफर कर रहे हो तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के होमोलोग्स हैं
और वहां जब रिपीट होते जाएंगे, हर रिपीटेशन CH2 के डिफरेंस से होगा तो एक सीरीज प्रोड्यूस होगा, उसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्लियर है बात? तो देखो इसमें क्या करता है, two compounds of a same class, two compound belonging to same class, if differs with each other, in their molecular formula, by CH2, their molecular formula by CH2 or molecular mass by 14, then they are said to be homologue of each other, and due to repetition, a series is produced, called homologous series, a series is produced called homologous series। इससे जो सीरीज प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब रिपीट करने से, चलो इसको हम समझा देते हैं, पहले गौर करो। जैसे मान लो हमारा अल्केन है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। इससे हम चलेंगे n ले लें और इधर पे उसका अल्केन ले लेते हैं। उसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझते हैं, देखो अगर n1 लिए तो क्या हो जाएगा, C हो गया 1, H2 × 1 2, 2 + 2 4, CH4 हो गया। अगर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C2H6 हो जाएगा। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। 4 लेंगे तो क्या होगा, C4H10 हो जाएगा। इस तरह से है ना। तो अगर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, कार्बन का नंबर चेंज करते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। अब थोड़ा इनको कंपेयर किया जाए तो देखो, इसको और इसको देखो, तो यहाँ पे एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन ज्यादा है इसमें, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें तो क्या होगा, इसमें अगर जाओगे तो यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहा है कि नहीं है। एक CH, एक मतलब टोटल कितना, CH2 से डिफर कर रहा है। और CH2 मतलब 12 ही और 2 14। एटॉमिक मास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो 2 ये हो गया 2 और ये हो गया 12, 14 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास किससे डिफर करेगा, 14 से। अरे समझ में आ रहा है बात? तो ये और ये एक दूसरे का क्या है, होमोलोग्स है। फिर जब हम इससे आगे बढ़े, यहाँ पहुंचे, तो यहाँ कितना है, 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, एक कार्बन ज्यादा है। फिर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ये और ये एक दूसरे से CH2 से डिफर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तुमको? फिर यहाँ तो ये और ये एक दूसरे का क्या है, होमोलोग्स है। फिर इससे हम इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, CH2 से डिफर कर रहा है। तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एक CH2 ग्रुप के डिफर करने से एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस होता जाएगा। और इस नया कंपाउंड के प्रोड्यूस होने के कारण से यहाँ सीरीज एक प्रोड्यूस होगा। इसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये होमोलोगस सीरीज है। और किसका सीरीज है, अल्केन का, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन हो गया ये। और उसमें हजारों हजार कंपाउंड हमारे पास आ सकते हैं। समझ में आ रहा है?
क्लियर है बात सबको। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे किसमें, अल्कीन की बात कर लो, तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n है। अब इसमें अगर हम जाएंगे तो N हो गया और इधर ले लेते हैं अल्कीन, तो N अगर 1 लेगा तो अच्छा, अल्कीन क्या मतलब, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम क्या कार्बन चाहिए, 2 कार्बन, तभी डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब 1 कार्बन का तो अल्कीन होगा ही नहीं, शुरुआत कहां से होगा, 2 से, तो 2 होगा तो कितना हो जाएगा, C2H4, 3 होगा तो क्या होगा, C2H6, 4 होगा तो क्या होगा, ये C3H4, C3H6, 4 होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा C4H8, 5 होगा तो ये 5 होगा, तो उसी तरह से बढ़ता जाएगा, इसको जोड़ दो, ऐसे कर देते है ना। यहाँ पे भी वही कहानी है, इधर बढ़े तो CH2, फिर यहाँ से इसमें गए तो क्या हुआ, CH2, यहाँ भी एक CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, इसका मतलब है क्या है, ये होमोलोगस, ये होमोलोगस सीरीज है, ये होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज है, ये सीरीज है किसका, अल्कीन का, हो गया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन है, ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन हो गया, ये समझ में आ रहा है बातों को। और यही बात अगर हम यहाँ भी कर लेते हैं किसमें, अल्काइन में भी, तो वही कहानी होगा यहाँ भी, हर का कहानी यही है, क्योंकि अगर हम लेके इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करने जाएंगे तो यहाँ पे भी अगर हम लेके जाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड में जो दिखने वाले हैं वो कंपाउंड यही दिखेंगे, क्या, CnH2n-2 अगर लोग, तो इसके फॉर्मूला से भी जाओ N और इधर हो गया अल्काइन। अब उसको देखो, ये 1 है तो 1 का तो होगा नहीं, 2 कार्बन से शुरू होगा, C2H2, 3 है तो क्या हो गया, ये C3H4, ये 4 है तो क्या होगा, C4H6, ये लाइकवाइज। यहाँ पे भी जाओ, यहाँ से यहाँ CH2 ग्रुप, इधर भी यहाँ से यहाँ जाओ तो क्या हो गया, CH2 ग्रुप। जब हम मूव करेंगे ऊपर से नीचे तो क्या होगा, एक सीरीज प्रोड्यूस होगा, और इसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे हम, सीरीज ऑफ, ये अल्काइन है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन हो गया, ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात हो गई, ये इसका होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होगा, सो समझ में आ रहा है, हर क्लास के कंपाउंड का अपना फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूला में नंबर ऑफ कार्बन को हम चेंज करेंगे, तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 ग्रुप से डिफर करता हुआ सीरीज में कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, और उसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है सबको। चलो तो पहले इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, ये बात कौन समझ पा रहे हैं। अब जो कंपाउंड था हमारे पास, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अगर इनको अगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं, इन तीनों को अगर ऑब्जर्व करो, अल्केन को, अल्कीन को और अल्काइन को, इसको अगर यहां से गौर करते हो, चेक करो, देखो इसमें जो हमारे अल्केन है, अब समझना थोड़ा, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड हमारा जो है, ये क्या हो गया, अल्क, इसमें देखो तो ये क्या है, अल्क प्लस एन, यहाँ देखा जाए तो क्या हो गया, अल्क प्लस इन, यहाँ देखा जाए तो क्या हो गया, अल्क प्लस आइन है, ये ठीक है। तो यहाँ एन, इन और आइन, एन का मतलब हो गया कि यहाँ कार्बन, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और एन का मतलब हुआ वो, तीनों में एक वर्ड तो सेम है, कौन सी, अल्क, क्लियर। ये तीनों में जहां अल्क प्लस एन, अल्क प्लस इन, अल्क प्लस आई, मतलब तीनों में हमारा सेम क्या हो गया, अल्क तीनों में सेम है। ये एल अल्क जो हमको दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम है उसको ये अल्क रिप्रेजेंट करेगा। जबकि एन, इन और आइन जो है वो उनके अंदर लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल सीसी सिंगल बॉन्ड प्लस 1 क्या होना चाहिए, 1 कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या, अल्कीन।
और अल्काइन का मतलब हुआ कि हर जगह क्या हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और सीसी सिंगल बॉन्ड हो। सिंपल अगर बात कहा जाए तो यहाँ पे कहता है कि ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो प्लस एगो केवल क्या हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये अल्काइन है। समझ में आ रहा है? ये कहने का सिंपल मीनिंग यही हुआ। अब यह अल्क जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात अगर हम कर लें, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इधर उसका अल्क हम ले लेते हैं, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ, है ना। 2 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ईथ। 3 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 रहेगा तो इसको बोलते हैं ब्यूट। 5 रहेगा तो इसको बोलते हैं पेंट। 6 रहता है तो इसको बोलते हैं हेक्स। 7 रहता है तो इसको बोलते हैं हेप्ट। ठीक है। फिर 8 रहने पे इसको हम बोलते हैं ऑक्ट। 9 पे इसको बोलते हैं नन। फिर 10 है तो इसको बोलते हैं डेक। ठीक है। 11 रहता है तो इसको बोलते हैं अनडेक। 12 रहेगा तो इसको बोलते हैं डोडेक। ये 3 रहेगा, 13 रहेगा तो इसको बोलेंगे ट्राइडेक। इस तरह से अगर हम लोग गौर कर रहे हैं, ये हो गया टेट्राडेक। टेट्राडेक 15 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पेंटाडेक। यहाँ पे जो रहेगा 16 रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या, ये हेक्साडेक है। हेक्साडेक, हेक्साडेक। ये 17 रहेगा तो इसको बोलेंगे हेप्टाडेक। 18 रहेगा तो इसको ऑक्टाडेक। ये 19 रहेगा तो इसको बोलेंगे नोनाडेक। और अगर 20 रहेगा तो इसको डेकाडेक ले रहा कहीं डेका, मतलब फीलिंग है कि बही जा, गंगा जी में बही थे बाढ़ में, डेकाडेक। अरे बोतला। ये 20 रहेगा तो इसको बोलेगा इकॉस। इसको क्या बोलते हैं, इकॉस बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, इकॉस। तो कम से कम 20 तक हमको याद रहना चाहिए। 20 का होता है क्या, इकॉस। 21 होगा तो उसको कहते हैं हेनिकॉस बोलते हैं। अगर 22 रहेगा तो उसको डोकॉस बोलते हैं। फिर ट्राइकॉस, टेट्राकॉस, पेंटाकॉस, ऐसे बढ़ते जाते हैं। 20 के बाद 30 होगा तो इसको बोलते हैं ट्राइकॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉन्ट। यहाँ पे इसी तरह से बढ़ते जाते, फिर वहां पे हेनिकॉन्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद डोकॉन्ट हो जाएगा, ट्राइकॉन्ट, ऐसे बढ़ते जाएगा वो। ठीक है। तो इसमें अगर तुम यूज करेगा, यहाँ 30 हो गया, इसके बाद 30, 40 रहेगा तो इसको बोलेगा टेट्राकॉन्ट। तो बोलेगा टेट्राकॉन्ट। यहाँ 50 रहेगा तो इसको बोलेगा पेंटाकॉन्ट, ऐसे बढ़ते जाएगा। और ये हो गया, यहाँ से बढ़ते हुए 100 पे जाएगा तो ये इसको बोलते हैं हेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्ट। हेक्टेयर नहीं होता, हेक्ट। तो 100 को बोलते हैं हेक्ट। तो कम से कम हम 20 तक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 20 तक। कौन सा, इकॉस। क्लियर है, ये हो गया। यहाँ तक हो गया हमारा डेक। फिर यहाँ से बढ़ के ये हो गया इकॉस। फिर यहाँ से 30 40 का हम लिख दिए, 100 का होता है हेक्ट। क्लियर है बात, सबको बात समझ में आ गया। तो पहले ये इसको मेंशन कर लेंगे। ये बात हमारा हो रही है किसकी, अल्क की। यहाँ जो अल्क होगा, अल्क किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अब जितना कार्बन एटम होगा उसके अनुसार से उसका अल्क होगा। समझ में आ रहा है बात। तो पहले इसको लिख लेंगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने वाला अल्क है। एन इन आइन का मतलब ये हुआ। क्लियर है बात। अब बात हमारे पास आता है जो हमारे कंपाउंड्स है। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और दूसरा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। पहला, जैसे ये फॉर्मूला से जो जनरल फॉर्मूला से, मतलब जनरल फॉर्मूला से किसी कंपाउंड, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो फॉर्मूला आएगा जिसमें उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
जैसे हम लिखे थे CH4, CH4 क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, तो C, एक कार्बन हो गया तो मीथ हो गया, एक कार्बन मतलब हम लोग लिखे थे ना CH4 मीथेन वाला, ये सीरीज में जाओ तो ये हमारा कौन है, CH4 है, तो ये हो गया CH, अब मीथ या कार्बन एक है, एक कार्बन है तो इसके लिए अर्थ क्या हो गया, मीथ। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, CnH2n+2 को फॉलो किया है, तो इसमें क्या है, N है, इसका मतलब है कि ये हमारा इस फॉर्मूला को फॉलो किया है, इसका मतलब है कि हमारा इसके लास्ट में क्या लगेगा, N, तो कंपाउंड कौन होगा, मीथेन। तो ये मीथेन का एक्चुअल एटम्स के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, दो बातें हो गई, एक हो गया हमारा कौन सा, तो एक हमारा हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा हमारा होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, रिप्रेजेंट्स actual number of atoms, actual number of atoms in a given compound, किसी गिवन कंपाउंड के अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स किसको, तो ये बॉन्डिंग पैटर्न को, रिप्रेजेंट्स बॉन्डिंग पैटर्न, पैटर्न ऑफ एटम्स, एटम इन अ गिवन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर जो उनका बॉन्डिंग पैटर्न है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो बॉन्डिंग पैटर्न होगा उनको जो रिप्रेजेंट करने का फार्मूला होगा वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। और ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास होंगे, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे तीन होंगे, तीन तरह के होते हैं। पहला हमारा जो है वो है हमारा सिंपल फार्मूला, पहला हमारा होगा सिंपल फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल फार्मूला है ये। दूसरा हमारा जो है वो है कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। और तीसरा फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो फार्मूला हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन फार्मूला होगा, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे तीन हो गए, सिंपल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। समझ में आ रहा है? कंपाउंड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इन कंपाउंड्स के क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फार्मूला, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला होगा वो जनरल फार्मूला। इंडिविजुअल किसी कंपाउंड के फार्मूला, मतलब इंडिविजुअल किसी कंपाउंड के अंदर उनके एटम्स के एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन को मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उनके एटम्स के बीच में कैसा बॉन्डिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस फार्मूला का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात सबको? पहले उतार लेंगे फिर वन बाय वन इसकी बात करते हैं, क्लियर ना? अब समझ, तो यहाँ पे तीन फार्मूला हो गया हमारे पास कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंपल फार्मूला, सिंपल फार्मूला, और उसके बाद हमारे पास हो गया कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन फार्मूलाज हो गए। एक हो गया कौन सा, सिंपल फार्मूला,
कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये तो समझ में आ रहा है। मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है, उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला जो तीन होगा, सिंपल, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे सिंपल, पहला आता है हमारे पास कौन सा, सिंपल फार्मूला। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला कहने का मतलब यह हुआ कि कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, कौन सा सुनना, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के ऑक्टेट को या डुप्लेट को सेटिस्फाई करने के लिए जो उनके बीच का बॉन्ड होगा, उन बॉन्ड्स का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस फार्मूला represents the actual bonds that exist between atoms for satisfying its octet or duplet in case of hydrogen, ऑक्टेट या डुप्लेट को सेटिस्फाई करने के लिए जो हाँ बॉन्ड दिए जाएंगे, उन बॉन्ड्स का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, रिप्रेजेंट द एक्चुअल बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड उनके पास है सारे बॉन्ड का एकदम क्लियर रिप्रेजेंटेशन जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम सिंपल फार्मूला बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ कहा मीथेन, तो अब हमने कहा मीथेन, अगर तुम समझो हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन, तो मीथेन का अब जनरल फार्मूला ही अल्केन का है, तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 चलेगा। अब इसका बात आएगा, ये कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो बात मॉलिक्यूलर फार्मूला की होगी तो इसके जनरल फार्मूला से चलेंगे। मीथ का मतलब हो गया, अल हो गया 1, तो C हो गया 1 और H हो गया हमारा क्या 2 × 1 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। ये मीथेन का CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके अंदर एटम्स जो है, उन एटम्स के बीच का कैसा लिंकेज है, तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इन कार्बन और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इनके बीच के एक्चुअल बॉन्ड का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल फार्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल फार्मूला। समझ में आई बात। यही बात अगर हम करेंगे किसके लिए, अगर बात हमारा इथेन का है, तो इथेन है तो स्वाभाविक है इसका अगर हम कहेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किससे आएगा, CnH2n+2 से, क्योंकि ये N है, तो CnH2n, तो CN2H2 × 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, C2H6 हो गया। अब यहाँ 2 कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लिख दिए। 6 को हाइड्रोजन तो स्वाभाविक है, अब एक बॉन्ड हो चुका है। N का मतलब सब जितना कार्बन है सब में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड के बाद इसके बाद एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड चाहिए, इसके पास भी एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड चाहिए। अब जो बॉन्ड खाली है वहां पे कौन है, हाइड्रोजन है, इस पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये जो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज किया, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे पुट किया है, ये तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ बॉन्ड का, तो ये हम कहेंगे ये क्या, इथेन का ही क्या है, ये सिंपल फार्मूला है। तो सिंपल फार्मूला का मतलब हम आशा करते हैं कि हमको समझ में आ जाना चाहिए। तीसरी बात, अगर मान लो ये प्रोपेन रहता, कौन रहता, प्रोपेन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन है, तो प्रोपेन का मतलब हमको समझ में आना चाहिए, प्रोप का मतलब हो गया 3 और N का मतलब होगा 3 × 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है। अब इसके सिंपल फार्मूला की बात कर लो, तो इसका सिंपल फार्मूला मेरा क्या होना चाहिए, तो सिंपल फार्मूला 3 को कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, यहाँ N है, N का मतलब सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड दे दिए।
अब एक बॉन्ड तो इसको टोटल हर कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, एक बॉन्ड है तो इसके बाद 3 बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड है तो इसको 3 बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड दे दिए। अब जो बॉन्ड खाली है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिए, क्लियर है। C3H8 ये इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है। यही अगर कंपाउंड हमारे पास रहता कौन, ब्यूटीन, क्या रहता, ब्यूटीन, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या हुआ, ब्यूट का मतलब कार्बन हो गया 4 और इन है, ये कौन है, यहाँ पे इन है, इन का मतलब यहाँ पे हमने ब्यूटीन की बात किया, इन, तो इसका मतलब CnH2n है, तो C4 है तो H 2 into 4, H क्या होगा, H होगा 8, होगा, ये ना होगा। अब इसका सिंपल फॉर्मूला अगर तुम सोचोगे, सिंपल फॉर्मूला, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो क्या कार्बन है, तो 1 2 3 और 1 4 कार्बन लिख दिए। इन है, इन का मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड, कोई एक जगह डबल बॉन्ड, तो किसी एक जगह हमने डबल बॉन्ड लिख दिया और हर जगह क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब बचा कौन चीज, जो खाली जगह है उसको किससे सेटिस्फाई करेंगे, बॉन्ड लगा के पहले एक, देखो 4 1 2 3 तो एगो, 1 2 तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2, ये ना हुआ। अब ये लगाने के बाद इसका जितना भी खाली है सबको सेटिस्फाई करेंगे, किसके थ्रू, हाइड्रोजन देके इसके ऑक्टेट को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया क्या, H, ये हो गया H H, ये हो गया H H, यहाँ पे भी हो गया क्या H, ये हो गया H और H, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया किसका, ब्यूटीन का। अच्छा सिंपल फॉर्मूला लिख लेगा, तो सिंपल फॉर्मूला हमारा कितना आएगा, चेक करो तो इसका लिख सकता है, तो क्या होगा, C4 इधर स्ट्रक्चर से जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, तो यहाँ पे कै कार्बन है, 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन, आइन है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब अच्छा एक बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड, 3 और 1 4 ऑलरेडी है, 3 है तो 1 4, तो इधर हो गया H, इधर हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया H, ये ना कंपाउंड आया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका क्या है, या इस कंपाउंड का क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, तो ये इसका हमने दे दिया, ये सिंपल फॉर्मूला, समझ में आया बात सबको, ये इसका क्या है, सिंपल फॉर्मूला। तो अब सिंपल फॉर्मूला हमको समझ में आ रहा है, अगर किसी के एटम का हर बॉन्ड का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे हमने ऐसे लिख दिया CHH, CH ये हो गया CHH, C इधर हो गया H, CHHH ये है CHH, और इधर क्या हो गया CHHH, ये दिया हुआ है, ऐसे दिया है, ये क्या है, सब एटम का एक्चुअल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, तब क्या बोलेंगे, ये सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। इस कंपाउंड कार्बन क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, तो ये हो गया कितना, 14 हो गया। तो ये जो हमारा हो गया, ये भी क्या है, सिंपल फॉर्मूला है किसका, अल्केन में हमारा हेक्सेन का सिंपल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब कैसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, ब्रांचिंग हो सकता है, तो ये सब बातें जो है वो आइसोमेरिज्म की बातें हैं। यहाँ सिंपल हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में उनका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हर एटम का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो वो जो स्ट्रक्चर आएगा और उसमें सब एटम के बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम उसका सिंपल फॉर्मूला बोलेंगे, समझ में आ रहा बात। तो ये इसका क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, समझ में आया बात सबको। चलो तो एग्जांपल करके इसको भी लिख लेंगे, तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला वर्ड हमको समझ में आ गया कि सिंपल फॉर्मूला कहने का क्या मतलब हुआ, ये तो क्लियर हो गया सबको। अब बात इसके बाद आता है कौन सा, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे अब कंडेंस फॉर्मूला, एक से डाल देंगे कंडेंस फॉर्मूला। अगला हमारे पास आता है कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंपल फॉर्मूला को
शॉर्ट फॉर्म में अब मान लो जो हम लोग लिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर सब जो लिख रहे हो, थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को देखो। अब मान लो यही में अगर वो रहता C50 और H102 तो 50, तो पता चला यार 2-4 को कॉपी भर गया, ये खींच ले जा रहा है, माथा पे लाद के कॉपी ले जाएगा तो नहीं। तो ऐसा फार्मूला अगर रहेगा तो शॉर्ट फॉर्मेट में हम कैसे लिखें? तो अब शॉर्ट फॉर्मेट में लिखने का व्यवस्था करने के लिए हमारे पास कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। कंडेंस फॉर्म में मतलब सिंपल फॉर्म में लिख पाए और उनको समझ पाए, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला जो है ये मतलब सिंपल फार्मूला को ही क्या कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ये वे टू रिप्रेजेंट सिंपल फार्मूला इन शॉर्ट एंड कन्वीनियंट वे। शॉर्ट फॉर्म और कन्वीनियंट वे में लिखने का एक तरीका है। कंडेंस फार्मूला जो है ये क्या है? कंडेंस फार्मूला इज द वे, कंडेंस फार्मूला इज द वे टू रिप्रेजेंट सिंपल फार्मूला इन शॉर्ट एंड कन्वीनियंट वे। इसमें कहता क्या है समझो, इसमें कहता है कि रिप्रेजेंटेशन के समय कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को, देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रहा बात? क्या करना है? हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा एक ही ना बॉन्ड होगा, तो हम क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड, इवन कार्बन बॉन्ड अंडरस्टूड है कि अगर किसी हाइड्रोजन, किसी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड बना चुका है, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड न बनाता है, तो अंडरस्टूड है कि एक बॉन्ड जो बचा हुआ है वो दूसरे से बना रहा होगा। तो कहता है देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड। क्लियर है? मतलब यहाँ देयर इज नो नीड, इस फॉर्मूला में कहता है देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड। नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड ऑफ ए गिवन कंपाउंड। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ इसमें, अगली बात, जो कार्बन का चेन है, अगर चेन के अंदर कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है उसके आगे उसको स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? कहता है इफ ब्रांचिंग is present over carbon, then it is represented in a small bracket just after that carbon। उस कार्बन के आगे, अच्छा ब्रांचिंग का मतलब जो इंड कर, जैसे CH3 सुन ला एक मिनट, CH3 क्या है? CH3 क्या बॉन्ड है इसके पास? तो एक वाला बॉन्ड बनाएगा, तो जहां भी रहेगा वो इंड पे रहेगा, इंड ना है, ये क्या है? इंड है। अच्छा CH2 इसको क्या बॉन्ड बनाना है, तो ये बीच में भी रह सकता है। तो अगर कहीं CH2 को ब्रैकेट में लिखा गया मतलब ब्रांचिंग नहीं है,
CH2 इज इन ब्रैकेट, इट मींस ये बीच में है, ये बच्चन को कंटिन्यू करेंगे। दोनों वर्ड को समझो, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इस बात को हम यहां समझे। देखो जैसे मान लो हमने एक स्ट्रक्चर लिखा CHHH CHH और CHHH, ये है एग्जाम्पल, हम इस बात को समझा रहे हैं। ये है। अब कहता है यहां पे जब हम इसका कंडेंस फार्मूला लिखने जाएंगे तो कहता है देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको भी ड्रॉ कर लिए, क्या हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। पहले ऐसे लिख दिए। इसको और लिखे, अब सोचो यहाँ 3 बॉन्ड बन चुका है, अरे इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, तो एक के ना बॉन्ड बनाएगा दूसरे से, तो ये लिखने का जरूरत है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, CH3 और यहाँ लिख दिए CH2। CH3 मतलब यह कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, अभी और क्या बॉन्ड बनाना है, अंडरस्टूड है कि इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा होगा। अब एक बॉन्ड इधर से आया तो एक बॉन्ड CH2 क्या हुआ, 2 गो, एगो 3 बॉन्ड हुआ, तो अगले से क्या बॉन्ड बनाना है, एक अंडरस्टूड है, एगो बॉन्ड होगा ही, तो देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड आल्सो। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है, फिर सुनेगा। यही कंपाउंड अगर हमने लिखा CHHH, ये हो गया क्या CHH, ये लिखा हमने CH, इधर हो गया CHHH, ये हो गया क्या CHH CHHH, ये है। क्लियर है? तो यहां कहता है देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम इस बॉन्ड को हटा लिए। ये क्या हो गया CH3, फिर क्या हुआ CH2, फिर हो गया यहाँ CH और उसके नीचे एगो बॉन्ड है, क्या हो गया CH3, फिर हो गया यहाँ से क्या CH2 और फिर हो गया CH3। यहां तक बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब कहता है कि इस बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे यहाँ CH3, फिर ये बॉन्ड हटा दिए CH2, ये हो गया CH। अब इसमें एगो ब्रांचिंग है, CH3 क्या है, अरे ये तो ऐसे में जा रहे थे, यहाँ अलग से लगा हुआ है ना, तो क्या बोले कि अगर ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा तो क्या करना है, जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके आगे इसको ब्रैकेट में लिख देना है। समझ पा रहे बात? CH3 एक ब्रांचिंग है, देखो यहाँ पे कौन सी CH2 ब्रांचिंग है, CH2 ब्रांचिंग है, CH3 का भी अभी नहीं कि जा रहे हैं CH2 आप बीच में CH3 या फिर CH2, ऐसा नहीं करेगा। ये अंडरस्टूड है कि नहीं होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ 5 बॉन्ड बनने लगेगा। समझ आ रहा है? तो कार्बन जो ये अंडरस्टूड सी बात है, इसको दिमाग में रखना है। बाद में कभी हम लोग लिख रहे होंगे तो इधर उधर स्ट्रक्चर तो अंडरस्टूड है, उसको उतना दिमाग ही नहीं लगाना है। CH3, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कौन आया CH2 और इधर क्या हो गया CH3, ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। समझ में आ रहा है बात सबको? यही बात अगर हम ये स्ट्रक्चर है CHHH, इधर हो गया क्या CHH CHH, ये हो गया क्या CHH CHH और इधर क्या हो गया CH3। मान लो कंपाउंड ये है, क्या कहता है, नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो CH3 CH2 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 और क्या हो गया CH3 है। CH3 याद रखना है कि कहीं भी CH3 है तो वो इंड रहेगा, CH3 हमेशा इंड पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो ये क्या लिखेंगे, अब CH3 CH2 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 और CH3 हो गया। क्लियर है? अब यहां से यहां तक ढेर सारा CH2 आया, तो CH2 तो बीच में न रह रहा है, तो यहां कहता है इसको और शॉर्ट लिख सकते हैं CH3 CH2 होल 4 CH3। समझ में आया? तो ये इस ब्रैकेट CH2 ब्रैकेट में है, मतलब रनिंग चेन में वो उतना प्रेजेंट है 4 गो। CH3 ब्रैकेट में है, इसका मतलब है वो उसके ऊपर ब्रांचिंग है। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। तो मेरा बात समझ में आया? CH3 अगर ब्रैकेट में है मतलब जिस कार्बन पे उस कार्बन के ऊपर लगा हुआ रहेगा, और CH2 ब्रैकेट में है मतलब वो वहां कंटिन्यूड है। CH2 होल 5 मतलब 5 गो CH2 चेन में कंटिन्यूड है। समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है सबको? चलो तो कुछ एग्जाम्पल उतार के यही तक रहने देंगे, अगले क्लास में आएंगे तो फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है?